Today we'll discuss the solution of physiology and biochemistry of June 2024 paper. So the first question are the fill-ups. Dash is a type of leukocyte which is multi-lobe nucleus and phagocytic. बेटा देखो phagocytosis में जो रोल प्ले करते हैं ना वो या तो मोनोसाइट्स करते हैं या न्यूट्रोफिल करते हैं और उसमें से मल्टी लोब न्यूक्लियस बहुत सारे जिसके लोब 4 to 5 या 3 to 5 लोब जो होते हैं वो होते हैं न्यूट्रोफिल के. नेक्स्ट एंजियोटेंसिन 1 एंजाइम रेगुलेट ब्लड प्रेशर. ये जो एंजाइम है ये कहाँ से सिक्रीट होता है? किडनी से. फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमेर. उसके बाद द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर कॉजेज अनकंट्रोल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इन पार्किंसन डिजीज. पार्किंसन डिजीज में कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी की वजह से इरेगुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन होती हैं? दैट इज डोपामीन. द मरीन एनवायरमेंट इज डैश टू इनवर्टिब्रेट सच एज स्पॉन्जेस ऑक्यूपाइंग दैट हैबिटेट. तो जो मरीन एनवायरमेंट है वो स्पॉन्जेस के लिए आइसोटोनिक है. आइसोटोनिक का मतलब वहाँ उन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो वाटर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है. नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग में ट्रिप्सिन सिक्रीट होता है पैनक्रियास से. सुपर ऑक्साइड आयन हम जो होते हैं वो एक तरीके के फ्री रेडिकल की तरह एक्ट करते हैं. हेक्सोकाइनेस एंजाइम ग्लूकोज के साथ इन्वॉल्व है. हीमोरेजिक फैक्टर जो है वो हमारा विटामिन के है, क्योंकि बेसिकली जो हमारी ब्लड कोएगुलेशन के लिए या क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे विटामिन के का रोल इन्वॉल्व है. और लिवर के साथ एसोसिएटेड है ग्लाइकोजेनेसिस. नेक्स्ट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन द एल्वेलाई एंड फेरोमोन्स. तो अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस की, गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस ओनली इन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर सैक. तो बेसिकली जो रेस्पिरेशन हो रही है, जो देखो अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बेसिक डायग्राम पता हो तो ये हो गया हमारा ट्रैकिया, फिर आएंगे ब्रोंकाई, ये फर्दर डिवाइड होंगे ब्रोंक्यूल में, ठीक है, और लास्ट में बलून लाइक स्ट्रक्चर या एल्वियोलाई सैक्स और एल्वियोलाई डक्ट होंगे. ठीक है, तो बेसिकली जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो एल्वियोलाई सैक में हो रहा है, एल्वियोलाई डक्ट में हो रहा है और ब्रोंक्यूलर डक्ट्स में हो रहा है. तो ब्रोंक्यूल्स में हो रहा है जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, जो फाइनल छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं एल्वियोलाई से पहले, उसके बाद एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट में हो रहा है. द ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट एंटर्स द लंग फ्रॉम द हार्ट इज रूटेड थ्रू बॉडी टिश्यूज वेयर माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन डिप्लीट्स द ऑक्सीजन कंटेंट. जो भी ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर एंटर हुई लंग्स के थ्रू, ठीक है, अब हुआ क्या, हमने इनहेल करा तो लंग्स के अंदर आई ऑक्सीजन, लंग से वो ऑक्सीजन कहाँ गई? ब्लड में. ब्लड से वो ऑक्सीजन कहाँ गई? टिश्यूज, सेल्स और ऑर्गन के पास. अब उस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट था? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में ही रेस्पिरेशन होती है. दैट मीन्स ये जो ऑक्सीजन है इसको इवेंचुअली कौन यूज़ कर रहा है? उसको यूज़ कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया. और जब वो इसको यूज़ करके फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, तो CO2 रिलीज हो रही है. अब क्योंकि वो ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन डिप्लीट द ऑक्सीजन कंटेंट. सो वी कैन से कि माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीजन कंटेंट कम हो गया. ऑक्सीजन कंटेंट कम हो गया मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो था ब्लड के अंदर वो कम हो गया. देखो एक चीज़ याद रखो, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट्स होती है वो या तो डिफ्यूजन की वजह से होती है या तो ऑस्मोसिस की वजह से होती है. जब हम कहते हैं डिफ्यूजन तो हम बोलते हैं कि सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. लेकिन यहाँ पे एक चेंज आ जाता है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गैसेस तो हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं मेजर कर सकते, हम यहाँ पे प्रेशर देख सकते हैं. तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस डायरेक्शन में होगा ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है. ठीक है, इसीलिए गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे लिए उनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं, हम वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेशर. तो अगर ऑक्सीजन कंटेंट यूज हो गया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नियरली हो जाता है 40 mmHg. एट द सेम टाइम मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीजेस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सेल्स ऑफ बॉडी टिश्यू विच इंक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑफ ब्लड एंटरिंग द एल्वियोलाई इज 45 mmHg. इसका मतलब ये है ऑक्सीजन यूज हुआ इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया. अब हमें पता है ऑक्सीजन यूज क्यों हो रहा है? फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए, ग्लाइकोलिसिस का फर्दर या जो भी हमारा डाइजेशन हो रहा है, इवेंचुअली CO2 रिलीज हो रहा है, CO2 का कंटेंट बढ़ रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है जी, तो यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होकर कितना हो गया? 45. ये वैल्यूज ना बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अगर हम ब्लड की बात करें जिसको हम ऑक्सीजन रिच ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, मतलब जिस ब्लड ने लंग से ऑक्सीजन लिया और वो ऑक्सीजन अभी तक यूज नहीं हुई, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 95 और CO2 का कितना होता है? 40. लेकिन अगर ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है जब इसने ऑक्सीजन रिलीज कर दी और CO2 इनटेक कर ली, उस टाइम पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है? 40 और CO2 का पार्शियल प्रेशर हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45. ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया ने ऑक्सीजन यूज कर ली इसलिए ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होकर कितना हो गया? 40. जब CO2 रिलीज हुई तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ के कितना हो गया? 45. ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी इरेज दिस थिंग. यस, दस कंपेयर टू द
partial pressure in the atmosphere, the blood entering the lung tissue has low partial pressure of oxygen and high partial pressure of CO2. तो अगर देखो एटमॉस्फेरिक एयर जो हमारे आसपास की एयर होती है उसके अंदर ऑक्सीजन नॉर्मली कितना होता है 159, और क्योंकि अगर आपको गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन आई गेस पता है कि एटमॉस्फेरिक एयर में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, उसके अलावा 1% में अदर गैसेस आ जाती हैं इंक्लूडिंग CO2। तो अगर हम इस हिसाब से बात करें तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159 है, CO2 का पार्शियल प्रेशर 0.3 है। उस हिसाब से जो ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है 159 या 158 के कंपैरेटिवली ये जो 95 वैल्यू है ये बहुत कम है, और एटमॉस्फेयर में CO2 है 0.3, लेकिन हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर CO2 है 40, विच इज मच वे हायर देन द atmospheric air. This difference in partial pressure of oxygen in alveoli, which contains the oxygen-rich atmospheric air, causes the oxygen and CO2 gases to diffuse along their partial pressure gradient. अब यहाँ पे क्या हुआ, एक सेकेंड, हाँ जी, अब इसका मतलब समझो, जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें पार्शियल प्रेशर कितना है 159 ऑक्सीजन का, CO2 का 0.3 या 0.23 या 0.3 मान सकते हो, ठीक है। अब ये एयर हमारे लंग्स में गई, लंग्स में जाके हमें पता है कि लंग्स में जाके फाइनली एल्वियो में गई, और एल्वेलाई किसके साथ कनेक्टेड है, एल्वेलाई कनेक्टेड है ब्लड वेसल के साथ, क्योंकि इवेंचुअली जो गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं वो तो एल्वेलाई और ब्लड वेसल के बीच में हो रहे हैं। तो अब क्या होगा, हमारा जो हमने ये प्रेशर वैल्यूज लर्न करी है दैट इज 95 एंड 40 या 40 एंड 45, ये तो हमारे ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन है उसकी पार्शियल प्रेशर है ना। तो हमने जो एयर इनहेल करी, जो एटमॉस्फेरिक एयर इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है 159, CO2 है 0.23। जब ये एयर यहाँ एल्वेलाई तक आई, फॉर अ वाइल यू कैन इग्नोर दीज वैल्यूज, ठीक है, बिकॉज ये हमारे नोट्स में मेंशन नहीं है। तो जब ये लंग्स के अंदर आई तो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लू कलर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर है 40 और CO2 का प्रेशर है 46। तो ऑब्वियसली अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होगी, बाहर से जो एयर अंदर आ रही है उसके अंदर ऑक्सीजन 159 है 40 है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन लंग से या एल्वियोलाई से किसके अंदर चला जाएगा, ब्लड के अंदर, ठीक है। और यहाँ जो एयर आई उसके अंदर CO2 है 0.23, और हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर CO2 है 46। तो ऑब्वियसली CO2 ब्लड से कहाँ चला जाएगा, लंग्स में, क्योंकि लंग्स वाली एयर में CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है और हमारे ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। सो दिस इज हाउ अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये चीज़ें मूव करेंगी। So the blood entering the lung tissue has low partial pressure of oxygen and high partial pressure of CO2. This difference in the partial pressure of oxygen in alveoli, which contain oxygen-rich atmospheric air, causes the oxygen and CO2 gases to diffuse along their partial pressure gradient. अगर आप समझ लो, कभी कभी क्या होता है कि हमने 12th में या अपने प्रीवियस नोट्स में डिफरेंट लैंग्वेज या डिफरेंट वोकैबुलरी लर्न करी होती है ऑफ द सेम थिंग, तो आप अपने आंसर को अपनी लैंग्वेज में प्लॉट कर सकते हो, बट वैल्यूज और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी आई डोंट थिंक ये चीज़ तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है, क्योंकि आप लोग सब अब BSc लेवल पे हो, तो दिस इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट, दीज आर फर्दर फ्यू मोर नोट्स ताकि आप इनके स्क्रीनशॉट ले सको अगर आप चाहो तो एल्वियोलाई बेसिकली आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड ऑन द प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। Solubility of the gases as well as thickness of the membrane involved in diffusion also play important role that can affect the rate of diffusion. Pressure contributed by individual gases in a mixture of gases called partial pressure. तो बेसिकली हम हर एक गैस का क्या मेजर कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि हमारे ब्लड में और भी बहुत सारी गैसेस है। तो जब हम सिर्फ ऑक्सीजन का मेजर कर रहे हैं तो वो पार्शियली ऑक्सीजन का है ना, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंड द साइट्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन टेबल 14.1 जो हम देख चुके हैं। द डेटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट दैट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यूज। तो बेसिकली एल्वियोलाई के अंदर मतलब कि एटमॉस्फेरिक एयर है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन हमने कितना देखा था 159। जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर हमने कितना देखा था 40। तो ऑब्वियसली 159 से 40 में मूवमेंट होगी, ठीक है। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, अदरवाइज जो हमने प्रीवियस लर्न करा बस उसी को अच्छे से पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ डायग्राम जहाँ पे आपको सब बताया हुआ है। ये जो इनहेल्ड एयर है उसके अंदर इवेंचुअली अगर आप नोटिस करो ना, देखो अभी हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159, लेकिन ये एल्वियोलर एयर के अंदर 104 है, जो कि कहीं पे भी मेंशन नहीं है। इसका बेसिकली रीजन है क्योंकि अगर आप सोचो एल्वियोलाई के अंदर बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, थोड़ी सी इंस्पायर्ड एयर भी है और थोड़ी सी जो एयर रिलीज हो रही है वो भी है। तो यहाँ पे सर्टेन मिक्सिंग होने की वजह से जो प्रेशर है उसकी वैल्यूज इंटरमीडिएट है, ठीक है। नेक्स्ट आर
फेरोमोन्स। अगर हम बात करते हैं फेरोमोन्स की, तो फेरोमोन्स बेसिकली क्या है? दीज आर द हॉर्मोन्स, दीज आर द केमिकल्स. So pheromones are another system of chemical signals found widely in animal kingdom. These chemical signals carry information outside the body and are specific, eliciting a response from individuals on the same species. Normally जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये केमिकल्स हैं जो कुछ एनिमल्स रिलीज करते हैं अपने सराउंडिंग में आसपास के स्पीशीज के साथ सिग्नलिंग करने के लिए या इंटरैक्ट करने के लिए या उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए. दे इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट और बिहेवियर. Pheromones affect the olfactory receptors which transmit the signal to specific neural circuits to decode the pheromone signal. ये जो फेरोमोन है ये olfactory receptor से डिटेक्ट होते हैं, मतलब कि स्मेल से. तो जो दूसरा एनिमल, जैसे हमें पता है कि एनिमल्स जो होते हैं जैसे डॉग्स वगैरह अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, ठीक है, तो वो टेरिटरी कैसे मार्क करते हैं? फेरोमोन्स रिलीज करके. उस फेरोमोन्स को जब दूसरा डॉग या दूसरा एनिमल स्मेल करेगा तो उससे उसको सिग्नल्स और उससे उसको आइडियाज या उससे उसको एक जजमेंट मिलता है कि हाँ ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसा है, ठीक है. अ फेरोमोन therefore is a chemical substance released by an animal into its surrounding which influences the behavior or development of individual of the same species. Pheromones have been identified in every part of animal kingdom including mammals and are seen to be involved in a wide range of functions including attraction of the sexes, mating के टाइम पे reproductive partner को interact करने के लिए, trail following के लिए कि अगर path one after the other जाना है तब भी उनको help मिलती है, announcing and marking territory अपना area या territory mark करने के लिए, या फिर directing other member of the species toward a food source or resting site, and the interactions between parents and offspring depending upon the species. Much research work has been done in insects and alarm pheromones have been found in termites and bees. तो insects या termites के अंदर हमें क्या मिला है अभी तक? अलार्म फेरोमोन्स. अलार्म फेरोमोन्स मतलब जो उनको एक इंडिकेशन या सिग्नल देते हैं किसी थ्रेट के लिए या किसी फूड के लिए या किसी साइट के लिए. The termite soldiers liberate alarm pheromones, thus communicating with and attracting the more aggressive workers to participate in attacking the intrusive individual. तो termites जो होते हैं अगर उनमें भी हम देखें तो उनमें भी एक social stratification होती है, तो उसमें जो फेरोमोन्स रिलीज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एग्रेसिव टर्माइट्स को ताकि वो अपने आप को प्रिवेंट करने में या अपनी आर्मी को, अपने जो ग्रुप है उसको प्रिवेंट करने के लिए आगे आते हैं. एग्रीगेट फेरोमोन्स डायरेक्ट बोथ सेक्सेस टू एग्रीगेट विच हेल्प इन फीडिंग, प्रोटेक्शन एंड रिप्रोडक्शन. Mammals in particular use pheromones in urine, feces and from secretion of special scent glands. तो बेसिकली जो फेरोमोन्स रिलीज हो रहे हैं वो या तो यूरिन के साथ रिलीज हो रहे हैं या फीसेस के साथ, या कभी कभी कुछ एनिमल्स अपने सेंट ग्लैंड से भी स्प्रे करते हैं फेरोमोन्स को अपने ट्रेट्स या टेरिटरीज को मार्क करने के लिए. When a male dog urinates on a tree, it is telling other dog that this tree is a part of his territory. Other large male cats such as lion, tiger do the same in the forest. Pheromones also accelerate reproductive maturity. तो ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी के लिए या रिप्रोडक्टिव पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए भी फेरोमोन्स का यूज होता है. इट ऑल्सो परमिट मेंबर्स ऑफ वन सेक्स टू नो विच मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स आर इन द ब्रीडिंग कंडीशन. सो दिस वॉज अबाउट फेरोमोन्स. दिस इज ऑल्सो वन मोर पिक्चर. अगर आप चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप लर्न करोगे उतना आपके लिए बेटर है. सो बेसिकली जो फेरोमोन टर्म था वो डिस्कवर करा गया था और आइडेंटिफाई करा गया था बाय अडोल्फ बुटेन ऑफ अ पावरफुल फेरोमोन सिक्रीटेड बाय, जो कि उन्होंने जब डिस्कवर करा था तो फेरोमोन किसका डिस्कवर करा था? फीमेल सिल्क मॉथ का, जिसको हम बोलते हैं बॉम्बिकॉल फेरोमोन. बॉम्बिकॉल सेक्स हार्मोन इज ऑब्जर्व टू बी इफेक्टिव ओवर किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस. और ये फेरोमोन्स का जो इफेक्ट था वो बहुत डिस्टेंस तक, बहुत दूर तक बाकी जो सिल्क मॉथ्स थे वो भी रिसीव कर सकते थे. द मेल्स आर एबल टू रिकॉग्नाइज द स्पीशीज स्पेसिफिक फेरोमोन्स बाय मीन्स ऑफ रिसेप्टर्स ऑन द एंटेना, even though there might be other species of moths releasing own pheromones in the same space. अब ये भी हो सकता है कि अलग अलग species of pheromones, अलग अलग species of moth जो है वो pheromones release कर रहे हैं at the same time, लेकिन जो same species वाले हैं वो दूर तक, दूसरे distance तक भी उसको interact कर सकते हैं, receive कर सकते हैं, recognize कर सकते हैं. The pheromones used to mark territories or attract males produce immediate effect on the nervous system. तो ये जो pheromones होते हैं जब ये antenna के थ्रू डिटेक्ट होते हैं या रिसेप्टर्स जो कि एंटेना पे प्रेजेंट है वो इनको रिसीव करता है, डिटेक्ट करता है, तो इससे जो रिसीवर है उसकी फिजियोलॉजी और बिहेवियर पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और वो इन फेरोमोन्स के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है. देयर आर फेरोमोन्स दैट एक्ट मोर स्लोली एंड हैव longer lasting effects. For example, if a new fertilized female mouse is caged with a strange male mouse, the odor of that male will terminate the pregnancy. उसी तरह एक और एग्जाम्पल है कि अगर एक फीमेल माउस है जो कि फर्टिलाइज है, मतलब कि प्रेग्नेंट है, और अगर वो किसी मेल माउस के साथ एक ही केज में हो तो मेल माउस जो फेरोमोन रिलीज करेगा उससे फीमेल की प्रेगनेंसी भी टर्मिनेट हो सकती है. द फेरोमोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमेना कम्स फ्रॉम द यूरिन ऑफ द मेल. इट इज रिसीव्ड बाय द olfactory receptor of the female and triggers activity in hypothalamus which direct the pituitary to release inhibiting hormone. तो
ये जो फेरोमोन था वो फीमेल के ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से डिटेक्ट हुआ, इसने एक्टिवेट करा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ने एक्टिवेट करा पिट्यूटरी को, जिसने रिलीज करा इनहिबिटिंग हार्मोन, और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होने के बाद दैट रिड्यूसेस द आउटपुट ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन फ्रॉम द ओवरी, क्योंकि प्रेगनेंसी को या फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, इम्प्लांटेशन को मेंटेन रखने के लिए फीमेल हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर ये इनहिबिटिंग हार्मोन उन स्टेरॉइड हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स को रोक देंगे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देंगे, तो वहीं पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। द यूट्रस डज नॉट रिसीव एडिक्वेट हार्मोन्स फॉर इम्प्लांटेशन, सो द प्रेगनेंसी अबॉर्ट्स. Since humans are mammals, it is thought that pheromones have a role to play in behavior. However, despite decades of research, the role of pheromones in human is still controversial, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है और इसका हमारे पास कोई डेटा नहीं है। Moving on to the next question, difference between the following RBC, WBC, membrane potential, action potential, aerobic, anaerobic respiration, and molluscan and Malpighian kidneys. आरबीसी डब्ल्यूबीसी आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर होगा। आरबीसी को हम एराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी रेड इन कलर होते हैं ड्यू टू हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी वाइट कलर के होते हैं, दे लैक हीमोग्लोबिन। आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स है, मतलब इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, दीज आर समवट लाइक दिस, तो बीच में एक होलो पार्ट होता है जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है। डब्ल्यूबीसी वेल डेवलप्ड न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। आरबीसी की शेप को हम बोलते हैं सर्कुलर बाइकनकेव डिस्क हैविंग थिक मार्जिन एंड थिन सेंटर, वेयर एज डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो टिपिकली सर्कुलर होते हैं। आरबीसीज का साइज वेरी करता है 5 to 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, वेयर एज डब्ल्यूबीसीज की डिफरेंट रेंज है, अलग अलग डब्ल्यूबीसीज का अलग अलग साइज है, जैसे 8 माइक्रोमीटर से 8 माइक्रोन से 25 माइक्रोन तक। तो 8 जो होता है वो बेसिकली स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसीज का होता है, नियरली लिम्फोसाइट्स का, और 25 तक जा सकते हैं मोनोसाइट्स, तो इसमें भी रेंज होती है हर एक की। लाइफ स्पैन इज 160 डेज इन कैटल, और अगर ह्यूमन की बात करें तो नियरली 120 डेज होता है, और लाइफ स्पैन वेरीज फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू ईयर्स इन एनिमल्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का नॉर्मल काउंट होता है 6 to 8 मिलियन पर माइक्रोलीटर, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो 1000 में होते हैं, 9 to 12,000 पर माइक्रोलीटर। आरबीसीज फॉर्म होते हैं रेड बोन मैरो में, डब्ल्यूबीसीज बोन मैरो में भी फॉर्म होते हैं और लिम्फॉइड ऑर्गन में भी। बेसिकली जो हमारे टी सेल्स और बी सेल्स, जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स, वो लिम्फॉइड ऑर्गन में डेवलप होते हैं। आरबीसीज का मेन काम है ट्रांसपोर्ट करना रेस्पिरेटरी गैसेस को, मेनली ऑक्सीजन को और कुछ अमाउंट ऑफ CO2 को। डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन है बॉडी के अंदर डिफेंस करना, फाइट ऑफ करना माइक्रोब्स से, फॉरेन बॉडी से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। ठीक है, सो दिस इज वन मोर पिक्चर, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड लर्न 5 to 7 पॉइंट्स विच आर इजी फॉर यू। नेक्स्ट आ जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल पे। तो अगर हम बात करें रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल की, ये टर्म्स एसोसिएटेड है नर्व इम्पल्स से। जब हमारा नर्व इम्पल्स जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं उस टाइम पे न्यूरॉन का क्या चार्ज है, दैट डिटरमाइंस द रेस्टिंग पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। डेफिनेशन की बात करें तो बेटा द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ रेस्टिंग नर्व, तो जब नर्व फाइबर रेस्टिंग स्टेज में है उस टाइम पे उसका जो पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू होती है -70 माइक्रोवोल्ट या मिलीवोल्ट। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन पोटेशियम आयन, सोडियम आयन जो होते हैं वो बाहर ज़्यादा होते हैं और पोटेशियम आयन जो होते हैं वो अंदर ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये हमारा नर्व इम्पल्स है, हमारा एक्सोन है न्यूरॉन का, तो यहाँ पे हमें पोटेशियम ज़्यादा मिलेंगे और बाहर सोडियम ज़्यादा मिलेंगे, अंदर सोडियम कम है, बाहर पोटेशियम कम है। ठीक है, तो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन आर ग्रेटर आउटसाइड द न्यूरॉन देन इनसाइड, वेयर एज पोटेशियम आयन्स आर ग्रेटर इनसाइड देन आउटसाइड। पोलैरिटी की बात करें अब क्योंकि अंदर जो है वो क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। द आउटर सर्फेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन बियर्स अ नेट पॉजिटिव चार्ज, तो जो एक्सोन के बाहर की सर्फेस है उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज है और जो एक्सोन के अंदर की सर्फेस है उस पर नेट नेगेटिव चार्ज है। द रेस्टिंग पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप। ये मेंटेन कैसे हो रहा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस तो है, अगर अंदर नेगेटिव चार्ज है बाहर पॉजिटिव चार्जेस, लेकिन स्टिल चार्जेस ट्रांसमिट नहीं हो रहे, ट्रांसफर नहीं हो रहे, मूव नहीं हो रहे। ये क्यों? बिकॉज ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप। सक्सेसर मतलब व्हाट इज फॉलोड बाय रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल के बाद जो न्यूरॉन है वो आ जाता है अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करने के मोड में, तो इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय एक्शन पोटेंशियल। द रेस्टिंग पोटेंशियल इन इज न्यूरॉन इज फॉलोड बाय द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। कंडक्शन, नो नर्व इम्पल्स इज कंडक्टेड बाय अ रेस्टिंग नर्व फाइबर। रेस्टिंग वर्ड इटसेल्फ मीन्स कि द नर्व फाइबर इज एट रेस्ट, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट जनरेटिंग एनी नर्व इम्पल्स। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर एक्शन पोटेंशियल की बात करें तो एक्शन पोटेंशियल में हम क्या देखेंगे, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ नर्व फाइबर दैट इज कंडक्टिंग, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस नर्व फाइबर का जब वो एक कंडक्ट कर रहा है इम्पल्स को, इसकी वैल्यू जा सकती है +30 मिलीवोल्ट तक। द सोडियम आयन्स आर ग्रेटर इनसाइड, इसमें क्या होता है अंदर सोडियम ज़्यादा है
बाहर सोडियम कम है, अंदर पोटेशियम कम है, बाहर पोटेशियम ज़्यादा है। उसका एकदम उल्टा हो रहा है यहाँ पे। द आउटर सर्फेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन बियर अ नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे बाहर नेगेटिव चार्ज है और अंदर नेट पॉजिटिव चार्ज है, while the inner membrane of the axonal membrane bears a net positive charge. The action potential is maintained by opening of voltage gated sodium channel. अब ये maintain हुआ कैसे? ये influx होना शुरू हो जाता है, एक्चुअली सोडियम influx करने लग जाता है। So influx ऑफ सोडियम आयन। तो ये इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन किसकी वजह से हुआ? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं, लेकिन जो पोटेशियम गेटेड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स है वो बंद ही रहते हैं। अब व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ दिस? एक्शन पोटेंशियल। वंस उसने एक नर्व इम्पल्स जनरेट करा तो वो डिपोलराइज होकर रेस्टिंग पोटेंशियल में। तो एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल ऑल्टरनेट में चलते हैं। पहले नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होगा तो उस टाइम में वो एक्टिवेट हो जाएगा, फिर वो डिपोलराइज होकर रेस्टिंग पोटेंशियल में आएगा, फिर रिपोलराइज होकर एक्शन पोटेंशियल में आएगा। एक्शन पोटेंशियल मतलब कि नर्व इम्पल्स एक्शन में है और वो इम्पल्स को कंडक्ट कर रहा है, और इसकी जो टाइम लिमिट होती है वो नियरली 1 मिली, जो टाइम लिमिट होती है वो 1 मिली सेकेंड होती है। सो दिस इज ऑल्सो वन मोर डिफरेंस। अगर आप चाहो तो आप क्लिक कर सकते हो, और here are also few points, if you want you can take the screenshot. नेक्स्ट है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। एरोबिक हायर प्लांट्स में होता है, ये बैक्टीरिया फंजाई या जो सीड्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, मसल सेल्स में हो जाता है, यीस्ट के अंदर बहुत कॉमनली हो जाता है। एरोबिक में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, एनारोबिक में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है तो एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड वाटर। इसमें पार्शियल ब्रेक डाउन होता है तो अगर यीस्ट के केस में हो रहा है तो प्रोड्यूस होगा अल्कोहल एंड CO2, अगर मसल सेल्स में हो रहा है तो प्रोड्यूस होगा लैक्टिक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन पे 38 ATPs रिलीज होते हैं, वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP के एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में सिर्फ 2 ATPs प्रोड्यूस होते हैं। ऑल द रिएक्शन एक्सेप्ट द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। सिर्फ ग्लाइकोलिसिस जो कि फर्स्ट स्टेप है, जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो जो पहला स्टेप है ग्लूकोज का पायरुवेट में चेंज होना, दैट हैपेंस इन साइटोप्लाज्म। अदरवाइज ऑल द फर्दर स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन के सारे स्टेप्स साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। Organic compounds are completely oxidized and high amount of energy is released. Organic compounds are incompletely oxidized and small amount of energy is released. ठीक है, this is one more difference जो आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर हम देखें सिमिलैरिटी ये है, दोनों ग्लूकोज से स्टार्ट हो रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में, दोनों में ATP प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों में CO2 प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक में नहीं चाहिए। एरोबिक में ज़्यादा ATP बन रहा है, एनारोबिक में कम ATP बन रहा है। एरोबिक में वेस्ट प्रोडक्ट या जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज CO2 एंड वाटर। एनारोबिक में CO2 के साथ एथेनॉल निकल सकता है यीस्ट के केस में, या मसल सेल में सिर्फ लैक्टिक एसिड। पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मतलब ट्रांसफ़र होता है, एंटर होता है और फिर फर्दर ब्रेक डाउन होता है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनारोबिक में सारे प्रोसेस किस में हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मोलस्कन किडनी एंड मैल्फेजियन किडनी। तो जो मोलस्क की और मैल्फेजियन किडनी जो होती है, या जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनके अंदर मेन क्या डिफरेंस है? द मेन डिफरेंस बिटवीन मोलस्कन किडनी एंड मैल्फेजियन ट्यूब्यूल्स इज दैट मोलस्क हैव किडनी, लेकिन इंसेक्ट्स के पास क्या होती है? मैल्फेजियन ट्यूब्यूल्स। अगर हम मोलस्क की किडनी की बात करें, दे आर वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट यूजेस ट्यूबुलर नेफ्रीडिया ऑर्गेनाइज एज किडनी। इसमें जो नेफ्रीडिया होते हैं वो किडनी की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं। द एनाटॉमिकल फॉर्म ऑफ रीनल ग्लैंड वेरीज फ्रॉम वन क्लास ऑफ मोलस्क टू अनदर। मैल्फेजियन ट्यूब्यूल्स में बात करें तो मैल्फेजियन ट्यूब्यूल्स आर मेन एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स। दे आर एनालोगस टू नेफ्रीडिया और किडनी, द कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स ऑफ एनालिड्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो बेसिकली ये एनालोगस है, मतलब कि ये फंक्शनली वही काम कर रही है जो किडनीज और नेफ्रीडिया करते हैं, बट स्ट्रक्चरली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट है, जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो अलग है। Malphizian tubules work by secreting ions that alter the osmotic pressure, which draws water, electrolytes and nitrogenous waste into the tubule. ये बेसिकली क्या कर रही हैं? ये आयंस रिलीज कर रही हैं और उस आयंस के रिलीज करने की वजह से एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होने की वजह से, क्योंकि अब यहाँ पे आयंस रिलीज हुए, आयंस बढ़ गए, तो उसकी वजह से क्या होगा? वाटर भी एंटर करने लग जाएगा क्योंकि अब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। तो इस तरीके से इट विल ड्रॉ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू द ट्यूब्यूल।
ठीक है जी। तो ट्यूब्यूल के अंदर आयंस रिलीज हो रहे हैं, आयंस की वजह से वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एंटर कर रहा है, एंड दिस इज हाउ द पर्पस इज फर्निश्ड. वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर reabsorbed when these organisms are faced with low water environment, और डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट है ये रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, कितना अमाउंट में दैट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, एंड नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है. सो देयर इज वन मोर डिफरेंस. अगर हम लोकेशन की बात करें, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं इंसेक्ट्स में, आर्थ्रोपोड्स में. मोलस्क के पास होता है मेटानेफ्रिडिया या मोलस्किन किडनी. फंक्शन: मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर मेन एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स, और मोलस्किन किडनीज जो एक्सक्रीट करते हैं वो वेस्ट करते हैं. मतलब मोलस्किन किडनी का काम है सिर्फ एक्सक्रीशन करना, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन, मतलब वाटर और आयरन का बैलेंस भी मेंटेन कर रहे हैं. स्ट्रक्चर में मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग, नैरो विद शॉर्ट फ्लैटेंड प्रॉक्सिमल सेगमेंट एंड अ लॉन्ग स्ट्रिंजी डिस्टल सेगमेंट. तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं, पतले होते हैं, छोटे हैं, लेकिन उनके प्रॉक्सिमल सेगमेंट में एक फ्लैटेंड प्रॉक्सिमल सेगमेंट होता है. जो प्रॉक्सिमल सेगमेंट है वो, जो प्रॉक्सिपल पार्ट है, जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो फ्लैटेंड है, और जो एंड का पार्ट है वो स्ट्रिंजी है. मोलस्किन किडनी आर मेड अप ऑफ रीनल कॉर्पसल, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर कैप्सूल एंड रीनल ट्यूब्यूल्स. फ्रेश वाटर हैबिटेट में मोलस्किन किडनीज एक्सक्रीट करते हैं एक्सेस वाटर टू प्रिवेंट बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम डाइल्यूटिंग. So these are some more notes about the molluscan and malphigian kidney. Molluscan kidney जो होती है, the coelom is reduced to the pericardial cavity, and तो you can take the screenshot, but according to the question description हम कर चुके हैं difference के according. But yes, if you want to do further उस पर short notes learn करना चाहते हो तो आप इसका screenshot ले सकते हो. So moving on to the next question, enlist the four major classes of digestive enzymes in animals. तो अगर हम मेन कैटेगरीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करें तो 4 कैटेगरीज हैं: प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेज एंड न्यूक्लियस. प्रोटीएज जो होता है वो हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन को, तो बेसिकली वो ब्रेक डाउन कर रहा है पेप्टाइड बॉन्ड को. कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को, दैट मीन्स वो हाइड्रोलाइज कर रहा है कौन से बॉन्ड को, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को. लाइपेज जो है वो फैट्स पे एक्ट करता है, तो वो हाइड्रोलाइज करता है एस्टर बॉन्ड को, क्योंकि फैट्स जो है वो आपस में एस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं. न्यूक्लियसेस न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो वो हाइड्रोलाइज करता है डीएनए और आरएनए के बीच के बॉन्ड्स को. सो दीज आर द 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ डाइजेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन एनिमल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. विद दिस वील कवर द part 2 video, otherwise it will be too long. So thank you for watching. If you have any doubt, please put that in the comment section or drop an email. All the best for your exam and study well.